हेलो डियर एस्पायरेंट्स, आप सभी का स्वागत है पारुल मैम के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। जो उन्होंने होली स्पेशल डे पर पढ़ाया हुआ था, उन्हीं के पीडीएफ हैं। पीडीएफ को हम लोग एनालिसिस करते हैं, जो देखते हैं कि पीडीएफ में उन्होंने क्या पढ़ाया हुआ था। और बहुत जैसे कि उनका वीडियो जो बना हुआ है वो 2.5 घंटे का वीडियो है, लेकिन इसको 10 मिनट में बस हम लोग पीडीएफ के माध्यम से उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें भाग 3 में तो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट के बारे में जो वीडियो हमने बनाया था, वो वीडियो तो पड़ा अपलोड है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसको हमारे चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। और राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है, निर्देशक जो तत्व है, वो भाग 4 में इसका वर्णन किया गया। और भारतीय संविधान में आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक इसका उल्लेख मिलता है। यह किस देश से प्रेरित है? यह कई बार बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है, वह किस देश से प्रेरित किए हैं? तो यह आयरलैंड से प्रेरित है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो सभी लोगों को पता है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही उसका उद्देश्य होता है। और आर्टिकल 36 में कहा गया है कि राज्य की परिभाषा, राज्य किसको हम राज्य मानेंगे, इसकी परिभाषा आर्टिकल 36 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वर्णित किया गया है, और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। और आपको बताते चले कि आर्टिकल 37 में कहा गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू यानी इन्फोर्समेंट नहीं किया जा सकता है, और इसे न्यायालय में इसका विचार नहीं किया जा सकता, इस पर विचारणीय नहीं है। डीपीएसपी जो है कोर्ट से लागू नहीं किया जाता है, नॉन जस्टेबल है। फंडामेंटल राइट जो है वो कोर्टेबल है, मतलब कोर्ट में जस्टेबल है, जस्टिएबल है। और इसका जो है फंडामेंटल राइट के लिए आपको पता है कि आर्टिकल 32 के तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट, और 226 यानी कि 226 के तहत आप सीधा हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जबकि इसमें नीति निर्देशक तत्वों में, डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का ही कर्तव्य होगा। राज्य चाहे तो इसको लागू करेगा, राज्य चाहे तो नहीं लागू करेगा। यानी कि आर्टिकल 38 में कहा गया है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य हम किसे मानेंगे? तो सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो, उसको हम लोग मानेंगे कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। जैसे हमारे राज्य में जो है कि हमारे देश में असमानता जो है उसको समाप्त कर दिया गया है। तो असमानता विधि का समता जो है आर्टिकल 14 में, आप लोगों को पता होगा कि ये फंडामेंटल राइट बन गया है। तो असमानता हम लोगों का समाप्त कर दिया गया है, अब सभी लोग समान है। इस आर्टिकल 38 के सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह लोक कल्याण की अभिवृद्धि करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास करेगा जिनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो सके। और राज्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा। यह आर्टिकल 39 के डी में कहा गया है। स्त्री और हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान यह आर्टिकल में जोड़ा गया है, जो आर्टिकल 39 डी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 39 के ए में क्या है। तो 39 के ए में कहा गया है कि इसको, जो 39 ए जो है, यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि भारतीय संविधान में एक संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। वो 42वां संविधान संशोधन था, जिसमें जो हुआ था 1976 में। समान न्याय तथा निशुल्क विधिक सहायता, जो न्यायालय द्वारा विधिक सहायता दी जाती है, उनको 39 के ए में जोड़ा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं आर्टिकल 40 के अंतर्गत क्या है। तो आर्टिकल 40 में है कि यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसे लागू किया गया, ग्राम पंचायत को लागू किया गया। और पंचायत जो है वह 9वां भाग 9 में इसका वर्णन किया गया है। और इसका अनुच्छेद कौन कौन सा है? तो 243 से लेकर के 243 ओ तक इसका वर्णन किया गया है। नगर पालिका की अगर बात करें तो 74वां संविधान संशोधन 1993 में लागू किया गया। 1992 में यह कॉन्स्टिट्यूशनल जो है कि यह कानून आया, संसद में पेश हुआ, और 1993 में इसे लागू किया गया। भाग 9 के ए में इसका वर्णन है। आर्टिकल 243 पी से लेकर के आर्टिकल 243 जेड जी तक इसका वर्णन है। चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 41 में देखते हैं, सभी नागरिक
अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सके एवं बेगारी, बुढ़ापा और बीमारी और असमर्था आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। मनरेगा के तहत 100 दिन कार्य की गारंटी मनरेगा के तहत दी जाती है। यह योग्यता के अनुसार यह इसी आर्टिकल का जो है प्रावधान है। आर्टिकल 42 में देखते हैं, जो 42 है हमारा, वो कहता है कि राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल और मानव मानवोचित अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों की प्रसूति सहायता में उपबंध करेगा। मैटरनिटी, यहाँ पे मैटरनिटी रिलीफ में जो बात की गई है वो आर्टिकल 42 में बात की गई है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 43 में राज्य व्यक्तित्व अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दे। तो प्रोत्साहन या कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के बाद आर्टिकल 43 में कहा गया है, और इसको 42वें संविधान संशोधन में 1976 में 43A जोड़ा गया, जो उद्योग प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी होगी, इसको जोड़ा गया। राज्य सहकारी समितियों के ऐच्छिक गठन करेगा, राज्य जो है सहकारी समितियों का ऐच्छिक गठन करेगा, यह आर्टिकल 43 ख में जोड़ा गया है। सहकारी समितियों का गठन, स्वतंत्रता और संचालन सभी इसमें उल्लेखित हैं। 97वां संविधान संशोधन था, 2011 में 97वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप लोग को पता होगा कि सहकारी समितियों का ऐच्छिक गठन मतलब जैसे अमूल मिल्क जो आता है वह इसी के सहकारी समितियां ही हैं। जो आर्टिकल 43 ख 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया था। और सिविल मामले आपराधिक, यहाँ पे देखिए समान नागरिक संहिता, जो यूसीसी की बात, अभी यूसीसी काफी हद तक चर्चा में है। हमारे भारत में 2 राज्यों में यूसीसी पूर्ण रूप से लागू हो चुका है, जो पहला था गोवा, और अब वर्तमान में उत्तराखंड में भी यूसीसी लागू हो चुका है। तो यूसीसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें क्या क्या किए जा सकते हैं। तो आर्टिकल 44 कहता है कि समान सजा, समान नागरिक संहिता का मतलब होता है समान सजा आपराधिक मामले, सिविल मामले दोनों में। जैसे हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, हिंदू और मुस्लिम लॉ में एक लॉ के अंतर्गत समान सजा जो है दी जाएगी, ये होता है समान नागरिक संहिता। और आर्टिकल 45 में कहा गया है कि जीरो मतलब जन्म से लेकर के, किसी बच्चे के जन्म से लेकर के 6 वर्ष की आयु के बच्चों को देखभाल करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह राज्य का कर्तव्य होगा कि उसका देखभाल करें। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, विशेषता अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। यह आर्टिकल 46 में कहा गया है कि उनका रक्षा करने का जिम्मेदारी लेगा। आर्टिकल 46 में कहा गया है कि वीकर सेक्शन, कमजोर वर्ग के लिए, जैसे एसटी एससी, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक अन्याय से बचाना, शोषण से सुरक्षा करना, इसका यह किसका कर्तव्य होगा? राज्य का कर्तव्य होगा। और आर्टिकल 46 में कहा गया है वो। और आर्टिकल 47 में बात करें तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। जो हमारे सेवन से, जो हमारे किसी भी पदार्थ के हमें अगर हम अगर सेवन करते हैं और उससे हमें हानिकारक, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अगर वो हानिकारक है, तो राज्य उस पर प्रतिबंध लगाएगा। यह आर्टिकल 47 में कहा गया है। आर्टिकल 48 में कहा गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों से संरक्षण और सुधार के लिए तथा उनका वध रोकने के लिए कदम उठाएगा। आर्टिकल 48 में कहा गया है कि किसी पशुपालक, इसको आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से इसको बनाया जाएगा, जबकि दुधारू पशुओं का वध करना यह अनलीगल माना गया है, यानी कि इसको अनजस्टिबल माना गया है। और इस पे बहुत सारे कानून भी बने हुए हैं, जिसके अंतर्गत बहुत बड़ी लंबी चौड़ी इसकी सजाइयां भी होती हैं। आर्टिकल 48 के ए में कहा गया है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसमें एक 48A जोड़ा गया है, और यह कहा गया है कि पर्यावरण, वन तथा अन्य वन्य जीवों की सुरक्षा करना यह कर्तव्य होगा। 49 में कहा गया है कि 49 के तहत प्रत्येक स्मारक और कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थानों को
जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य होगा। जैसे लाल किला, ताजमहल, इंडिया गेट, हवा महल इत्यादि, ये सब ऐसे ऐसे ऐतिहासिक रुचि के स्थान हैं जहाँ पे हमारी राष्ट्रीय महत्व के लिए हैं, और इनका हमारा रक्षा करना या हमें इनको जो बचा के रखना, ये हमारी प्रथम प्राथमिकता है और हमारी जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 50 के तहत कहा गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर दिया जाए, किया गया है। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भारतीय संविधान की, क्योंकि अगर न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अगर एक हो जाएं तो भारत की सत्ता जो है और भारत का जो प्रशासन और शासन जो है वह भ्रष्ट हो जाएगा। वो काफ़ी हद तक मतलब चलाने में, या फिर कहा जाए कि न्यायपालिका चाहेगी तो कार्यपालिका दोनों मिलकर के जो चाहेगी देश की सत्ता, मतलब देश के लिए, वह अनैतिक होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्टिकल 51 के अंतर्गत कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति संबंधी निदेशक तत्वों के बारे में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है। और यह भारत रूस नीति निर्देशक तत्व विदेश नीति जो है यह रूस, देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शांति का मतलब भारत जो है रूस, यूएसए, चाइना और पाकिस्तान विदेश नीति के मामले में इसमें अशांति जो है नहीं चाहता है। यह हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का मामला बनाए रखना चाहेगा। यह नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा गया है। तो चलिए यहाँ यहीं तक हम लोगों का ये खत्म होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य के लिए अगला वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।